हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 सितंबर 2021 से 30 सितंबर 2021 तक का छत्तीसगढ़ विशेष करंट अफेयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मैंने डेटा एमसीक्यू के माध्यम से आपके सामने रखने की कोशिश की है। राज्य सरकार द्वारा कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य कितना तय किया गया है प्रति क्विंटल में। तो देखिए, आपको पता होगा कि हमारी जो राज्य सरकार है वो एमएसपी पर बहुत सारी जो उत्पादन है, कृषि उत्पादन, उसको परचेस करती। तो धान का आपने सुना होगा, इसके अलावा कई लघु वनोपज भी परचेस करती है। ऐसे ही कोदो कुटकी भी हमारी राज्य सरकार परचेस करती है एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। और बाद में ये जो कोदो कुटकी है, इसको मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं उनमें बच्चों को पोषण मिले, उनको कुछ खाने के लिए प्रोवाइड किया जाए, इसलिए उन्हें ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। हालांकि सारा नहीं किया जाता, बट हाँ, उसमें से बहुत सारा आंगनवाड़ी केंद्र में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत बच्चों में अच्छी हेल्थ निर्मित हो, उनको न्यूट्रिशनल फूड मिले, इसके लिए वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इस साल भी सरकार ने एक एमएसपी डिक्लेयर किया है। किसका? कोदो कुटकी का। तो वो कितना डिक्लेयर किया है? तो वो डिक्लेयर किया है 3000 पर क्विंटल, यानी एक क्विंटल के लिए मिलेगा 3000। इसके अलावा रागी का भी एमएसपी डिक्लेयर किया सरकार ने, और वो किया है 3377 रुपीस पर क्विंटल। तो ये भी आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है। और इसका यूज ज्यादातर कहां पर होता है इस कोदो कुटकी का? तो इसका यूज मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में जो अन्न चाहिए रहता है वहां पर इस अन्न को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्य में न्याय के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए अभियान का नाम क्या है? तो देखिए, हमारे जो छत्तीसगढ़ की सरकार है उसने 2 बसें शुरू की है, और वो बस कोई बैठने के लिए नहीं, वो है जागरूकता बस। जागरूकता बस यानी ये पूरे स्टेट में भ्रमण करेंगी और गांव गांव में जाकर लोगों को अपने जो अधिकार हैं उसके प्रति जागरूक करेगी। तो इस अभियान का नाम दिया गया है न्याय आपके द्वार अभियान। आपके द्वार क्यों? क्योंकि गांव गांव जा करके ये जो 2 बसें हैं ये लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। इसका मतलब क्या? बस जागरूक नहीं कर रही, ये नहीं समझना कि बस जागरूक कर रही है। उसमें बहुत सारे ऑफिशियल्स बैठे होंगे, गवर्नमेंट के, कानून के एक्सपर्ट बैठे रहेंगे, और जिस गांव में उनका कैंप लगेगा वहां पर वो शॉर्ट फिल्म दिखाएंगे या जो नुक्कड़ नाटक है वो करेंगे, और उसके माध्यम से लोगों को ये बताएंगे कि आपके बहुत सारे कानूनी अधिकार हैं। यानी अपने कानूनी अधिकारों के प्रति सरकार लोगों को जागरूक करेगी। इसी वजह से इस अभियान का नाम रखा गया है न्याय आपके द्वार अभियान। और इसके लिए कितनी 2 बसें हमारी सरकार ने दी है, जिसमें कि ऑफिशियल्स बैठते हैं और जगह जगह जाकर लोगों को अवेयर करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कब से आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, ये आयोजित किया जाना है 28 अक्टूबर से 28 अक्टूबर से, और ये कब तक चलेगा? 1 नवंबर तक चलेगा। सिर्फ 1 नवंबर तक ही क्यों चलेगा? 1 नवंबर तक इसलिए चलेगा क्योंकि 1 नवंबर को श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो कि हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, उनकी पुण्यतिथि होती। तो 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव हमारे छत्तीसगढ़ में चलेगा, और इसमें छत्तीसगढ़ की जो आदिवासी संस्कृति है उसे प्रदर्शित किया जाएगा। यानी इसमें हमारे यहाँ के कलाकार प्रस्तुति देंगे, बाहर के लोग भी देखने के लिए आएंगे। काफी बहुत सारे प्रोग्राम होंगे 3-4 दिन जब ये प्रोग्राम चलेगा तो। और इवन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये कब से कब तक? 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव चलेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट मिशन का शुभारंभ
एमओयू के तहत कर दिया गया है, इसके किन 3 फसलों की उत्पादकता बढ़ाई जाएगी? आप देखिए, आपको पता होगा हमारे छत्तीसगढ़ की जो मुख्य फसल है वो धान है, बट उसका प्रोडक्शन काफी होता है। इसके अलावा भी और भी फसलों को हम अगर इंपॉर्टेंस देंगे तो उससे यह होगा कि वैरायटी ऑफ फसल होंगी हमारे पास, और सिर्फ एक ही ढर्रे पे चलते चलते और कल को यह हुआ कि धान की फसल में मान लीजिए कीड़ा लग गया, तो पूरा प्रदेश का उस साल के लिए तो क्या हो गया, बेकार हो गया, सत्यानाश हो गया। इससे बचने के लिए हम अलग अलग वैरायटी की चीजों को बढ़ावा दें, फसलों को बढ़ावा दें। जैसे हम टी उत्पादन करना चाहते हैं, वो भी आगे प्रश्न है, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो इसमें 3 चीजें शामिल की गई है, इसमें शामिल की गई है कोदो, कुटकी और रागी। इनको शामिल करके ये किया गया कि इनकी जो खेती करेगा उसको कुछ अनुदान देगी सरकार, अच्छे बीज यानी सीड्स अवेलेबल कराएगी, और उनको जिस चीज की इसमें रिक्वायरमेंट होगी वो चीजें अवेलेबल कराएगी, ताकि इसके लिए लोग एनकरेज हो सके। धान की खेती तो हमारे यहाँ होती ही है, बट आपने सुना होगा नेवर पुट योर ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। आपको अपने सारे जो पत्ते हैं एक ही जगह नहीं रखने चाहिए, अलग अलग चीजों में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसी के तहत हमारी सरकार भी धान के अलावा बाकी चीजों को भी प्रमोट करना चाहती है, ताकि कोदो, कुटकी, रागी हमारे यहां होगा, हम उसका कंजम्पशन करेंगे, ये तो ठीक है ही, बट अगर अदर स्टेट्स में या दूसरी जगह हम इसे क्या करते हैं, सेल करते हैं या एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो इससे हमारे राज्य को एक पहचान भी मिलेगी। क्योंकि हमारी जो आदिवासी जनसंख्या है वो क्या करती है, कोदो, कुटकी, रागी का उत्पादन अच्छी तरह से करना जानती है, ये हम जानते हैं। तो ये है मिलेट मिशन, या फिर इसे ये भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ राज्य मिलेट मिशन। इसमें 3 फसलों की उत्पादकता बढ़ाने का टारगेट रखा गया है, एक कोदो, एक कुटकी और एक रागी। अगले प्रश्न पर आते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों में महिलाओं के 33% आरक्षण को बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने की सहमति दी है? तो इसका आंसर है 50%। और आप जानते होंगे कि जो ग्राम पंचायत लेवल पर है उसमें तो पहले से ही हमारे यहाँ पे 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए। बट जो नगरीय निकाय होते हैं, आपको पता होगा 2 तरीके के निकाय होते हैं लोकल बॉडी में, एक नगरीय निकाय और एक पंचायत निकाय। नगरीय निकाय जहां पर थोड़ी सी जनसंख्या ज्यादा होती है, नगर पंचायत, उसको आप बोल सकते हो पंचायत में आ जाता है, ग्राम पंचायत, और नगरीय निकाय में नगर निगम, ऐसी चीजें आ जाती है। तो 2 तरीके की बॉडीज होती हैं उसमें। तो इसमें 50% महिलाओं के लिए आरक्षण ग्राम पंचायत में तो था, बट ये जो नगर निगम वाले जो निकाय थे, नगरीय निकाय, उनमें 50% आरक्षण नहीं था। तो इनमें भी हमारी जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसने 50% महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश कर दी है। और इसमें यह होगा, विधानसभा में जो नगरीय निकाय या ग्राम पंचायतों में आरक्षण होता है वो अलग तरीके का होता है, और ये जो नगरीय निकाय है इनमें आरक्षण अलग तरीके का होता है। देखिए, अगर हम बात करें, ये मान लीजिए एक सीट है और ये एक सीट है, और ये मान लीजिए जशपुर सीट है, और ये किसके लिए है, विधानसभा में मान लीजिए ये सीट है, मान लीजिए महिला के लिए आरक्षित है। तो ये ना जब तक यहां पर फिर से, जिसे कहा जाता है ना, चुनाव का परिसीमन नहीं हो जाता, तब तक वो सीट महिला की ही रहेगी। बट अगर नगरीय निकाय की बात करें या पंचायत निकाय की बात करें, तो उसमें यह होता है कि एक 5 साल तक किसके लिए रहेगी, ये सीट महिला के लिए है। अगले 5 साल किसके लिए रहेगी, एससी कैटेगरी के लिए रख दी है। फिर अगले 5 साल किसके लिए रख दी, एसटी के लिए रख दी। फिर अगले 5 साल किसके लिए रख दी, ओबीसी के लिए रख दी। फिर अगले 5 साल किसके लिए रख दी, जनरल के लिए रख दी। ये इसका सिस्टम होता है। ऐसे घूमते घूमते उसमें रिजर्वेशन होता है। और अगर विधानसभा और लोकसभा में देखें तो एक सीट 25 साल के लिए अगर परिसीमन में डिक्लेयर हो गई कि ये आदिवासी सीट है, तो आदिवासी सीट ही रहेगी 25 साल तक। फिर परिसीमन होगा, फिर उसमें फिर से उसका निरीक्षण किया जाएगा, चीजें होंगी। तो नगरीय निकाय में हमारे यहां पर भी 50% आरक्षण अब लागू कर दिया गया है। किनके लिए, महिलाओं के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले के 1000 एकड़ में टी लैंड का निर्माण किया जाएगा? अब ये टी लैंड का मतलब क्या, यहां पर टी यानी चाय की खेती होगी। अभी यहां पर लगभग 130 एकड़ जो लैंड है उसमें
किसकी खेती होती है? चाय की। चाय के बागान लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है उसको, केरल में एक इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट ने सर्वे करके और कुछ जगह आइडेंटिफाई की और उसने कहा कि यहां पर भी आप चाय लगा सकते हो, तो चाय होती है यहाँ पर। 2011 से हमारे यहाँ पर चाय का उत्पादन किया जा रहा है, बट छोटे एरिया में, लगभग 113-120 एकड़ के आसपास में इसका उत्पादन किया जा रहा था। बट अब हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब फिर हम इसको और बढ़ाएं और अब लगभग 1000 एकड़ में हम चाय का उत्पादन करना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर से आप चाय का उत्पादन, फिर क्या करना क्या है? उससे यह होगा कि फिर से आप वैरायटी ऑफ फसल का उत्पादन करेंगे, और वैरायटी ऑफ फसल का अगर आप उत्पादन करेंगे तो डेफिनेटली, पहली बात तो चाय महंगी बिकती है, उसका अगर उत्पादन किया तो किसानों को उससे ज्यादा मुनाफा होगा, ज्यादा फायदा होगा, राज्य को भी उससे क्या होगा? फायदा होगा। इस वजह से हमने कौन सा डिस्ट्रिक्ट, जशपुर जिले के लगभग 1000 एकड़ में टी लैंड विकसित करने का या निर्माण करने का लक्ष्य रखा है, जो कि लगभग मोस्टली कितना था? 130 एकड़ था, बट अब हमने 1000 एकड़ में चाय बागान लगाने का निर्णय लिया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माण सिटी बनाने की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। यह राज्य के किस जिले में बनाया जाएगा? अब देखिए, इसका आंसर तो है क्या? रायपुर। ये तो ठीक है, बट इसमें होता क्या है? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिल्म निर्माण सिटी क्यों बनाना चाहते हैं? देखिए, जब फिल्म निर्माण अगर हमारे छत्तीसगढ़ में होती है तो उससे क्या होगा? पहली बात तो लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि जब फिल्म निर्माण होती तो वो 1-2 साल तक चलती है, और अगर ऐसा माहौल बन जाए ना फिल्म निर्माण होने का, तो बहुत सारे बाहर के लोग आकर यहां पर अगर फिल्म निर्माण करते हैं तो काफी पैसा यहां पर आता है। इसके अलावा एक और फायदा होता है, जब फिल्म निर्माण होगी तो स्थानीय कलाकारों को भी इससे फायदा मिलेगा। भाई, छत्तीसगढ़ के हमारे स्थानीय कलाकार हैं, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? अगर उन्हें फायदा मिला तो अल्टीमेटली उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा, पैसे बढ़ेंगे। हम किसी भी तरह से हमारे प्रदेश में पैसा लाना चाहते हैं ताकि लोग यहां पर इन्वेस्ट करें, इंडस्ट्री के माध्यम से या फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से। तो हमने फिल्म निर्माण सिटी बनाने का के लिए लगभग 150 एकड़ जमीन क्या कर दिए, हमारी जो छत्तीसगढ़ सरकार ने आइडेंटिफाई कर ली कि यहां पर क्या बनेगी? फिल्म सिटी बनेगी, और वहां पर क्या होगी? फिल्मों की शूटिंग। क्योंकि फिल्म बनाने के लिए अच्छा एनवायरमेंट चाहिए रहता है, सुविधाएं चाहिए रहती है, जो कि मुंबई में मिलती है, बॉलीवुड वहीं पर है। और इसमें सरकार ने अनुदान देने का भी निर्णय लिया कि अगर 50% फिल्म की शूटिंग कहां पर होती है? हमारे छत्तीसगढ़ में अगर हुई तो सरकार उसको, वो जो प्रोडक्शन कंपनी है उसको 1 करोड़ तक का अनुदान देगी। या फिर अगर 20% कलाकार आप कहां के रखते हैं? छत्तीसगढ़ के रखते हैं, तो भी सरकार उनको अनुदान प्रदान करेगी। इसके अलावा भी सरकार और अनुदान प्रदान करने की कोशिश कर रही है ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों का ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या हो? इन्वॉल्वमेंट हो। तो इसका आंसर है क्या? रायपुर में बनने वाली है फिल्म निर्माण सिटी, या फिल्म सिटी भी बोल सकते हैं आप। इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अगले प्रश्न पर आते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिला प्रशासन को देश के सबसे बड़े टूरिज्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है क्या? बस्तर। एक टूरिज्म फेयर हुआ था कहां पर? कलकत्ता में, और उसमें बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और हमारे बस्तर डिस्ट्रिक्ट ने भी पार्टिसिपेट किया। तो इसमें हमें कौन सा अवार्ड मिला है? मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन, ये अवार्ड मिला है। मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन। अब ये डेस्टिनेशन किसके लिए? ऑब्वियसली घूमने के लिए, टूरिज्म के लिए, तो टूरिज्म का ही होगा। ये अवार्ड हमारे बस्तर डिस्ट्रिक्ट को मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकता है। मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन अवार्ड कलकत्ता में क्या हुआ था? टूरिज्म फेयर हुआ था, और वो देश का सबसे बड़ा टूरिज्म फेयर माना जाता है। उसमें हमारे बस्तर जिले को अवार्ड मिला है। कौन सा? मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन अवार्ड। क्योंकि हमारे बस्तर में जो टूरिज्म है उसके लिए काफी अच्छी सुविधाएं हैं, होटल्स हमने बना दिए हैं, जो हमारा आदिवासी कल्चर है उसको हम अच्छी तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, और उससे ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। इस वजह से अवार्ड मिला है।
अगले प्रश्न पर आते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के किस स्थान में विश्व स्तरीय बैडमिंटन अकादमी का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है नया रायपुर। नया रायपुर में बनने वाली है क्या? बैडमिंटन एकेडमी। हालांकि इसका शुभारंभ हो चुका है और इसके लिए हेल्प की है टाटा ट्रस्ट ने। टाटा ट्रस्ट ने, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, टाटा ट्रस्ट ने हेल्प की है। ये जो विश्व स्तरीय बैडमिंटन एकेडमी बनी उसके लिए फाइनेंशियल थोड़ा सपोर्ट किया है और ये बनने वाला है कहां पर? आईटीएम के प्रांगण में। आईटीएम का जो कैंपस है वहां पर, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ये कहां पर है? नया रायपुर में। उसके प्रांगण में ये बनाया गया विश्व स्तरीय बैडमिंटन एकेडमी। इसके लिए हेल्प किसने की है? टाटा ट्रस्ट ने, ताकि बैडमिंटन के स्कोप को हमारे प्रदेश में बढ़ाया जा सके। जो बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं उनको फैसिलिटीज मिले। देखिए, आप ध्यान देंगे कि स्पोर्ट्स में चाइना बहुत अच्छा कर रहा है, अमेरिका तो खैर डेवलप्ड नेशन है, वो भी अच्छा कर रहा है। हम अच्छा क्यों नहीं कर रहे? ओलंपिक में कम मेडल क्यों मिलते हैं? अभी जहां पर आप देखेंगे चाइना को 150 मेडल मिलते हैं, तब भारत को 10 मेडल मुश्किल से मिलते हैं। ओलंपिक में 10 तो मिलते भी नहीं। तो इतना डिफरेंस क्यों है? और कुछ समय पहले आप देखेंगे 1980 के अराउंड में तो चाइना को भी पहला मेडल मिला था और भारत को तो पहले से ही मेडल मिलते आ रहे। तब वो इतना डेवलप क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने फैसिलिटी अवेलेबल करा के दी। लोग सब ऐसे ही होते, आप हैं, मैं हूं, अगर हमें फैसिलिटी मिलेगी स्पोर्ट्स के लिए भी ट्रेनिंग चाहिए ना पहले। अब आपको लॉन्ग जंप करनी, अब लॉन्ग जंप के लिए उसका वो जो ट्रैक होता है वही नहीं, तो कैसे आदमी सीखेगा लॉन्ग जंप करना? तो ये फैसिलिटीज चाहिए और ये अगर मिलती रही तो डेफिनेटली उससे प्रदेश का डेवलपमेंट होगा और अल्टीमेटली देश का डेवलपमेंट भी होगा। विश्व स्तरीय बैडमिंटन एकेडमी, नया रायपुर, टाटा ट्रस्ट की हेल्प से, आईटीएम के प्रांगण में। अगले प्रश्न पर आते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में मक्का आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर है क्या? कोंडागांव में। अब ये एथेनॉल होता क्या है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और ये मक्का से बनता है, दूसरे और चीजों से भी बन सकता है, गन्ने से भी एथेनॉल बनती है। एथेनॉल एक तरीके का पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है जो क्या होता है? बर्न होता है, उसमें कार्बन का कंटेंट होता है, जैसे पेट्रोलियम में कार्बन का कंटेंट होता है और वो फ्यूल की तरह यूज होता है। बट पेट्रोलियम क्या है? फॉसिल फ्यूल है। ऐसे ही अगर हम मक्का से एथेनॉल बनाते हैं तो ये जो एथेनॉल है ना, इसको एक तो आप अगर मिक्स कर देंगे किसके साथ? पेट्रोलियम के साथ, तो जो प्रदूषण है वो कम होता है और पेट्रोल के जलने की जो रफ्तार होती है वो भी कम हो जाती है, यानी पेट्रोल की इफिशियंसी बढ़ जाती है एक तरीके से। इसलिए एथेनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कोई न्यू इन्वेंशन नहीं। ब्राजील में तो बहुत पहले से एथेनॉल का यूज किया जाता है एज अ फॉसिल फ्यूल। अनफॉर्चुनेटली हमारे भारत में हम बाहर से पेट्रोल लाते हैं खरीद के और काम चलाते हैं। हमने इन सब चीजों पे ध्यान दिया ही नहीं, जबकि एथेनॉल हमारे यहाँ पर बनने का बहुत स्कोप है। गन्ने की इतनी इंडस्ट्री है महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, हमारे छत्तीसगढ़ में भी गन्ना उत्पादन होता है। तो ये इससे भी बन सकता है अगर आप कोशिश करें तो। धान का जो ऊपर का छिलका होता है उससे भी एथेनॉल बन सकता है, मक्का से भी बनता है, गन्ने से भी बनता है। तो अगर हम ये कोशिश करेंगे तो जो हमारी फॉरेन रिजर्व बहुत सारा पेट्रोलियम के लिए बाहर चला जाता है, वो फॉरेन रिजर्व हम बचा सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट में मक्का से एथेनॉल बनाने का संयंत्र की स्थापना की जा रही है। ये आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं। और ये एथेनॉल किस काम में आता है? तो ये पेट्रोलियम के साथ इसको मिलाते हैं और प्योर फ्यूल की तरह भी इसको उपयोग कर सकते हैं। इससे वातावरण का प्रदूषण भी कम होता है, पोल्यूशन कम होता है एथेनॉल से, पेट्रोलियम के कंपेयर में या डीजल के कंपेयर में। अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत या अंतर्गत छत्तीसगढ़ भारत शासन द्वारा राज्य को कब तक क्षय मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? आपको पता होगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा, ऐसा आप सुन रहे होंगे, कई बार ऐड में आपने देखा होगा। तो ऐसे ही सभी राज्यों को अलग अलग टारगेट दिए गए कि आप इस ईयर तक टीबी से मुक्त हो जाइए, आप इस ईयर तक हो जाइए। तो हमारे छत्तीसगढ़ को कौन सा ईयर टारगेट दिया है? 2023 तक। 2023 तक हमारा छत्तीसगढ़ पूरी तरह से क्षय रोग से उन्मूलित हो जाएगा, यानी क्षय रोग का कोई रोगी हमारे यहाँ पर नहीं होगा, ऐसा हमने टारगेट रखा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL छत्तीसगढ़ के किस जिले में पहली बार ओवरबर्डन से रेत उत्पादन करने वाली मशीन लगाने जा रही है? अब देखिए, ये ओवरबर्डन से रेत उत्पादन कैसे होता है पहले ये समझ लीजिए। और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ये
कहां पर लग रहा है ये? तो ये लग रहा है कोरबा में। ये क्या है? यहां पर कोयले का खनन किया जाता है, कोयले की जो माइनिंग होती है वो की जाती है। और जब कोयले की माइनिंग करते हैं तो उससे बहुत सारी मिट्टी निकलती, पत्थर निकलते हैं। और जब वो मिट्टी पत्थर निकलते हैं तो हम वो जो बर्डन होता है, ओवर बर्डन, उसको फेंकने की कोशिश करते हैं या कहीं ढेर लगा देते हैं। बट हम उसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं। कैसे? वो मिट्टी को हम अच्छी तरह से क्रश करें और क्रश करने के बाद उसको छान लें और उसमें जो छोटे छोटे पत्थर हैं रेत टाइप में निकलते हैं, यानी उससे हम रेत बना सकते हैं। और वो रेत, पता है, ये जो रेत है हमारी जो हम नदियों से निकालते हैं उससे 4 से 5 गुना सस्ती होगी। देखिए कितनी अच्छी बात है, कभी किसी का ध्यान ही नहीं गया। और मैंने पहले भी बोला कि योजनाएं या कार्यक्रम कोई से भी बेकार नहीं होते, या सरकार की ऐसी नियत नहीं होती कि वो खराब योजनाएं बनाए। उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, SECL, इसने कोरबा में एक मशीन लगाई है जो क्या करेगी, ओवरबर्डन जो होता है माइनिंग से जो निकलता है उस ओवरबर्डन को क्रश करके उससे रेत निकाले और वो रेत लोगों को सस्ते दामों में अवेलेबल कराए, लगभग 4 से 5 गुना कम रेट पर जो अभी मार्केट में रेत अवेलेबल है। तो ये कहां पर स्थापित की जा रही मशीन? कोरबा डिस्ट्रिक्ट में। अगले प्रश्न पर आते हैं। छत्तीसगढ़ में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और किसके मध्य समझौता हुआ है? तो इसका आंसर है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क। बार्क का नाम सुना होगा आपने, मुंबई में है ये। और ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक क्या होती है? तो देखो, प्लास्टिक पहले तो क्या होती है, ये कई साल तक सड़ती गलती नहीं है और ये एनवायरमेंट को प्रदूषित करती है, ये जो प्लास्टिक होती है। तो हमारी ये जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसने ये कोशिश की है कि हम ऐसी प्लास्टिक बनाएं जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, यानी जिसका डिग्रेडेशन बहुत आसानी से हो जाए। डिग्रेडेशन का मतलब क्या? आपने क्या किया, एक कोई मान लीजिए खाना आपने वेस्टेज था उसको फेंक दिया, तो फेंकने के बाद वो खाना बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। हालांकि उसकी भी बदबू वगैरह आती है, बेकार चीज होती है, फेंकना नहीं चाहिए खाना, बट वो डिग्रेड हो जाता है। ऐसे ही अगर उसकी जगह पे हम प्लास्टिक फेंक दें तो प्लास्टिक डिग्रेड होती है क्या? नहीं, वो पड़ी रहती है और वो जमीन को भी खराब करती है और पूरा एनवायरमेंट का पोल्यूशन करती है। और बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? तुरंत वो डिकम्पोज हो जाता है, उसे कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल। तो अब हमने क्या किया, धान के छिलके जो होते हैं उससे हमने क्या बनानी है, प्लास्टिक बनानी है। जो थैलियां होती है ना वो धान के छिलके की बनानी है। अब आप सोच रहे होंगे ये नया क्या है? हाँ जी, होता है। अगर उससे पन्नी बन गई या जो थैली होती है कागज टाइप बनेगी तो सामान भी रखा गया, और अगर आप उसको फेंक देंगे, कागज को जैसे आपने फेंक दिया, तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, यानी डिकम्पोज हो जाएगा, एनवायरमेंट के साथ मिक्स हो जाएगा। पन्नी की तरह या थैली की तरह ऐसा पड़ा नहीं रहेगा कई दिनों तक, वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो उसके लिए हमारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और दूसरा कौन सा, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, कहां पर है ये? मुंबई में, बार्क, BARC इसका नाम आपने सुना होगा। ये दोनों ने मिलकर एक समझौता किया है और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाना है हमें। किससे बनानी है? ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनेगी जो धान के ऊपर का छिलका रहता है उससे बनाना है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में गढ़बो नवा भविष्य कार्यक्रम किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया? तो ये बच्चों के लिए, बच्चों को क्या दी जाए, व्यवसायिक जानकारी दी जाए चीजों की। अभी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो व्यवसायिक एजुकेशन सिस्टम नहीं है, उसमें थ्योरी ज्यादा पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल कम पढ़ाया जाता है। तो गढ़बो नवा भविष्य में उन्हें व्यवसायिक चीजों की जानकारी दी जाएगी। डेली रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें यूज में आएंगी उनको पढ़ाया जाने को प्राथमिकता दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के किस इनोवेशन को राष्ट्रीय इनोवेशन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है ये हम बात कर लेते हैं। पहले जब पेंशन दी जाती थी तो लोग जा जाके बार बार बैंक में पूछते थे भाई पेंशन आई क्या, और फिर कई बार उनको बहुत खर्चा लग जाता था और फिर बैंक वाले भी इरिटेट होते थे कि ये बार बार आके पूछते हैं, आ जाएगी तो हम बता देंगे, पर बताएंगे कैसे। बट अब इसको पूरा ऑनलाइन कर दिया, ये जो पेंशन वाला सिस्टम है इसको पूरा ऑनलाइन कर दिया। पेंशन आई कि नहीं आई, कब मिलेगी, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें ऑनलाइन एक्सेस कर लेंगी। यानी पहले ये होता था कि सरकार जो पेंशन के डॉक्यूमेंट है वो किसको भेजती थी, बैंक को भेजती थी। बैंक के पास पेंशन का डॉक्यूमेंट चला गया और बाद में बैंक क्या कर देती थी, पेंशन डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी। अब ऑनलाइन हो गया
ऑनलाइन में ये हुआ, एकल विंडो बना दिया गया कि अगर आपकी पेंशन आई कि नहीं आई, आप खुद उसको एक पोर्टल के माध्यम से देख सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस पोर्टल के माध्यम से कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बैंक है उसके पास भी मैनुअली जाके डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं सरकार को, ऑनलाइन वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर देगी और लोगों को पेंशन मिल जाएगी। इसको काफी अच्छे से हमने डील किया हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने, तो इसके लिए इसको राष्ट्रीय इनोवेशन अवार्ड प्रदान किया गया है। किसको? ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम को। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। फिर एक ये कलाकार साहित्यकार हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, दिवंगत हरिहर वैष्णव जी, इनकी मृत्यु हो गई है। और इन्होंने हमारा जो छत्तीसगढ़ का साहित्य था इसका बहुत सारा अनुवाद किया हिंदी में और दूसरी लैंग्वेजेस में, ताकि इस साहित्य का बाहर तक क्या हो, प्रचार प्रसार हो। इस वजह से ये जब इनकी डेथ हुई हरिहर वैष्णव जी की, तो हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने भी इनकी मृत्यु पर दुख जताया। और मुख्यमंत्री का दुख जताना अपने आप में एक अनोखी घटना है, छोटी मोटी बात नहीं है। तो ये क्या है, एक साहित्यकार है दिवंगत हरिहर वैष्णव जी। ये साहित्यकार थे, हैं नहीं थे, इनकी डेथ हो गई है। इन्होंने काफी हमारे जो छत्तीसगढ़ का साहित्य उसको अदर लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करके लोगों के सामने प्रेजेंट किया, ताकि हमारी संस्कृति लोगों के सामने जा सके। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में छत्तीसगढ़ को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है 16th। अब ये खाद्य सुरक्षा सूचकांक क्या होता है ये भी आपको बता देता हूं शॉर्ट में। खाद्य सुरक्षा सूचकांक कैसा होता है कि आपके यहां पर जो खाद्य है उसको आप किस तरह संरक्षित कर रहे हैं, लोगों तक आप उसको कैसे पहुंचा रहे हैं, उसकी बार बार टेस्टिंग हो रही है या नहीं हो रही है। भाई खाद्य है, जैसे कि मान लीजिए धान है, धान बहुत सारी, तो आपको कंजर्व करके रखना पड़ेगा ना, समय समय पर लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक साथ तो नहीं कर सकते। और जब आप उसको कंजर्व करेंगे तो डेफिनेटली बहुत उसमें रिसोर्सेस लगते हैं, ह्यूमन रिसोर्स लगता है, इंसानों की जरूरत होती है, और बार बार उसकी टेस्टिंग करानी होती है कि ये प्रॉपर जो स्टैंडर्ड सेट है उसके हिसाब से है या नहीं, खराब तो नहीं हो रहा है। तो इन सब के लिए अलग अलग जो राज्य हैं उनको रैंक दी जाती है। तो इसमें 3 लिस्ट बनती है, एक तो बड़े राज्य की लिस्ट बनती है, और एक छोटे राज्यों की जिनका एरिया छोटा है, और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटोरीज। और इसमें हमारा राज्य किस में आता है? इसको 16th प्लेस मिला है, 16वां नंबर, जो कि काफी खराब रैंकिंग है। पहले नंबर पर कौन है? गुजरात है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2021 में छत्तीसगढ़ को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 16th नंबर का स्थान इसे प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया अरूप कुमार गोस्वामी को। इससे पहले जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, वो क्या थे? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। और ये जो अरूप कुमार गोस्वामी जी हैं, ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, वहां से इनका ट्रांसफर हुआ है। इन्हें शपथ दिलाई है हमारी जो अनसुईया उइके जी हैं, राज्यपाल है हमारे प्रदेश की, उन्होंने इन्हें शपथ दिलाई है अरूप कुमार गोस्वामी जी को। ये हमारे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने। नाम इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में आ सकता है नाम। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कबीरधाम जिले से डैश और डैश को तहसील बनाने की घोषणा की है। तो 2 नई तहसील बन रही है, पिपरिया और कुकदुर, ये 2 तहसील बनाने की घोषणा की है। फैक्चुअल डेटा है तो आपको याद ही करना है, पिपरिया और कुकदुर ये 2 नई तहसील बनाने की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है। कौन से जिले की है? ये कबीरधाम जिले की है, ध्यान रखना है आपको। और देख लीजिए, भारत में आए किस चक्रवात ने छत्तीसगढ़ को आंशिक रूप से प्रभावित किया? और यह चेतावनी दी गई थी कि ये छत्तीसगढ़ को क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। तो इसका नाम है गुलाब। ये गुलाब नाम इसको पाकिस्तान ने दिया है, क्योंकि बारी बारी से जो राज्य होते हैं, जो देश होते हैं, वो नाम देते हैं। जैसे निसर्ग, फोनी, हुदहुद, ये सब हमारे यहाँ पर पहले आ चुके हैं। निसर्ग हमने नाम दिया था, ऐसे बारी बारी से नाम देते हैं। बंगाल की खाड़ी में ये उठा था, यहाँ पर ये चक्रवात उठा था, साइक्लोन। और इनका मैनेजमेंट या इसको डील करने में आसानी हो, इस वजह से अलग अलग देश अलग अलग नाम नहीं देते, बल्कि कोई सा भी एक देश नाम दे देता, बाकी सारे उसको फॉलो करते। तो ये यहाँ से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से आया और हमारे छत्तीसगढ़ को भी इसने प्रभावित करने की कोशिश की।
इसका नाम क्या है? गुलाब। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।